हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है फाइनेंस बिल पर आधारित रहने वाला है। फाइनेंस बिल से रिलेटेड तमाम बातें हम आज की क्लास में जानेंगे। आइए देखते हैं आखिर क्या है फाइनेंस बिल और किस कारण से ये न्यूज़ में है, किस वजह से ये न्यूज़ में है, और उसके साथ में इसके पृष्ठभूमि यानी कि इसके बैकग्राउंड को भी देखने की कोशिश करेंगे। देन साथ में हम फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, इन सभी तमाम बातों पर हम आज की क्लास में बात करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास, आखिर किस वजह से ये न्यूज़ में है या नहीं है। तो डियर्स, अगर इसके न्यूज़ में रहने की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है द लोकसभा ऑन मार्च 23, 2021 पास द फाइनेंस विल गिव इफेक्ट द फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि जो ये 23 मार्च 2021 को क्या किया गया, फाइनेंस बिल जारी किया गया। और ये फाइनेंशियल प्रपोजल था आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए जारी किया गया। यानी कि आखिर 2021-2020 में क्या क्या चीज़ें रहने वाली, क्या क्या चीज़ें नहीं रहने वाली है, क्या क्या टैक्सेज रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे, किस प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर चला जाएगा, ये सभी तमाम बातें इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर की गई है, जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। इससे सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर पहले फाइनेंस बिल क्या है और किस किस प्रकार से इसको लाया जाता है। इन सभी तमाम बातों को देखेंगे, देन इसके रेफरेंस की ओर चलेंगे, क्योंकि पहले हमको सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। आखिर हमको ये पता ही नहीं होगा फाइनेंस बिल क्या है तो हम उसके रेफरेंस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं फाइनेंस बिल की ओर। आखिर फाइनेंस बिल क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। यदि डियर फाइनेंस बिल को जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें कहा गया कि एज पर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस बिल एज ए मनी बिल, यानी कि जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 110 दिया गया उसके तहत आने वाली सभी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, हम उनको फाइनेंस बिल के अंतर्गत रखते हैं। और फाइनेंस बिल ही क्या होता है, हमारा मनी बिल होता है। अब ये क्या होता है सर, फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो जब फाइनेंस बिल की बात करते हैं तो इसमें दिया गया द फाइनेंस बिल एज पार्ट ऑफ यूनियन बजट। क्या पहले तो ये यूनियन बजट का पार्ट होता है। तो जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि यूनियन बजट से रिलेटेड हम लास्ट क्लास ले चुके हैं, आप उन क्लास को जाके देख सकते हैं। देन आप अगर इस क्लास को देखेंगे तो भली बाती से ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो इसमें कहा गया है आपको कि जो आपका फाइनेंस बिल है वो क्या यूनियन बजट का पार्ट होता है और लीगल अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, किससे रिलेटेड लीगल अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो आपके टैक्सेशन प्रपोज कर सकते हैं इसमें। यानी कि जो आपके जितने भी टैक्स वगैरह होंगे, जितने भी कर वगैरह होते हैं, उन सभी से रिलेटेड तमाम चीज़ें क्या होती है इसमें संशोधित की जाती है या अमेंडमेंट की जाती है। अगर इसमें सामान्य शब्दों में इसको जानने की कोशिश करते हैं तो इसको कहते हैं हम कि वे सभी मामले जो वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं, यानी कि जो फाइनेंस रिलेटेड जितने भी इशूज होते हैं तो उन सभी इशूज को हम स्टडी करते हैं किसमें, फाइनेंस बिल के अंतर्गत। और फाइनेंस बिल किसका पार्ट होता है, आपके यूनियन बजट का पार्ट होता है। आई होप आपको फाइनेंस बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। यानी आखिर में अगर एक शब्द में कहें तो हम फाइनेंस बिल किसको कह सकते हैं, उन सभी इशूज को कह सकते हैं, या उन सभी टैक्सेशन में अमेंडमेंट किया जाता है उनको कह सकते हैं, जो उनको हम क्या करते हैं यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम में या फिर हमारे रेवेन्यूज वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे कि टैक्स हो गया आपका, तो टैक्स में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या चेंजेस नहीं करने चाहिए, इन सभी तमाम बातें आपके फाइनेंस बिल के अंतर्गत आती है। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। तो इसमें कहा गया द बिल, तो डियर इसमें कहा गया द बिल एनकम्पसेस ऑल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, सॉरी ये जूम हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो डियर इसमें कहा गया है आपके कि इसमें क्या होंगे, सारे जितने भी कर वगैरह होंगे उनको क्या किया जाएगा, चेंजेज किया जाएगा। और इसको लोकसभा के थ्रू लाना जरूरी होता है, यानी कि इसको लोकसभा के थ्रू क्या किया जाता है, पास किया जाता है। तबकि अदर्स बिल का क्या होता है, उनको राज्यसभा में भी पास किया जा सकता है। लेकिन मनी बिल और फाइनेंस बिल का क्या है, इसको एक ओब्लिगेट किया गया, इसको एक ओब्लिगेशन टाइप में रखा गया कि आपको इसको लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाना चाहिए। आइए देखेंगे वो भी हम दोनों बातें कि फाइनेंस बिल मनी बिल क्या होता है, दोनों के दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड जानने की कोशिश करते हैं। आखिर आपका जो फाइनेंस बिल है, जो फाइनेंस एक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी जगह पे या कहाँ पे रखा गया है, कौन कौन से आर्टिकल के तहत इसको हम देखते हैं। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है आपके द कॉन्स्टिट्यूशन
डिफाइंड फाइनेंशियल लीगल इंटू टू कैटेगरीज, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो क्या करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फाइनेंस बिल और मनी बिल को टू कैटेगरीज में क्या करता है, लेजिस्लेशन टू कैटेगरीज यानी दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी। अगर हम कैटेगरीज की हम बात करते हैं तो एक को बोलते हैं हम मनी बिल और एक को बोलते हैं हम फाइनेंस बिल। यानी कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल को आर्टिकल 1110 के अंतर्गत रखा जाता है। वही फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल को भी टू टाइप से देखा जाता है इसके अंतर्गत, जिसमें फाइनेंस बिल पहला होता है आर्टिकल 117 के अंतर्गत रखा जाता है, और जो दूसरा फाइनेंस बिल होता है उसको आर्टिकल 117 के भाग 3 के अंतर्गत रखा जाता है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये तमाम बातें थी जो समझ में आई होगी। आखिर हमारा जो फाइनेंस बिल है और जो मनी बिल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया, ऐसे डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन एसएससी में ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेंगे या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर यूपीएससी की बात की जाए तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे दिया जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि भाई आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत आता है, कौन से पार्ट के तहत आता है आपका ये मनी बिल, और इसको किस किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया, किस किस कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो सभी तमाम बातें जो आप इस क्लास को देखने के बाद में भली भांति रूप से डील कर पाएंगे। तो एक नोट के रूप में कुछ दिया गया, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल। क्या कहा गया, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, यानी कि जो जितने भी सारे मनी बिल होंगे वो क्या फाइनेंस बिल हो सकते हैं। लेकिन वट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल, यानी सारे के सारे फाइनेंस बिल को हम मनी बिल नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मनी बिल्स को हम फाइनेंस बिल कह सकते हैं। बिल ऑन लिंक्ड पेज और दिया गया है आपको नीचे। तो इसको अगर हम कुछ समझने की कोशिश करें तो ऐसे कर सकते हैं कि ये तो आपके मनी बिल हो गया और ये आपके क्या होगा, फाइनेंस बिल। यानी ऑल मनी बिल तो क्या फाइनेंस बिल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे फाइनेंस बिल क्या मनी बिल नहीं हो सकते। ठीक है गाइज, तो आपको आई होप ये स्टेटमेंट इतनी बार पूछी गई है आपसे पहले, इवन यूपीएससी में भी जो आपका आईएएस एग्जाम होता है उसमें भी कई बार इस स्टेटमेंट को पूछा गया है, और एसएससी में तो पूछा ही मत, इतनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आई होप आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी इससे रिलेटेड, और यहाँ से क्वेश्चन अगर अभी पूछा जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की, और आखिर क्या है हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की हम जब डियर बात करते हैं तो इसमें कहा गया मनी बिल आर सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये किसके द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है, इसको लोकसभा के स्पीकर के द्वारा मनी बिल को, यानी कि ये मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है, ये आपके लोकसभा के स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। देन इसमें बात की गई है ओनली दोज फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल, यानी कि सारे के सारे फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, मनी बिल नहीं हो सकते। लेकिन इसमें कहा गया कंटेन एक्सक्लूसिव दोज मैटर विच आर मेंशन इन आर्टिकल 1110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो फाइनेंस बिल, जिन फाइनेंस बिल को आर्टिकल 1110 के अंतर्गत रखा जाता है वही बिल क्या होंगे, आपके मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। देन इसमें बात की गई फाइनेंस बिल हैज द प्रोविजन ऑफ द इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे होते हैं, राज्यसभा की पे। हाउएवर इन केस ऑफ मनी बिल इट नॉट मैंडेटरी, और ये क्या है, मनी बिल के समय ये मैंडेटरी नहीं होता कि इसको राज्यसभा में पेश किया। देन बात की इन केस ऑफ ए मनी बिल लोकसभा हैज द राइट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अपर हाउस ऑफ राज्यसभा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं हमारे जो तो आपको ये चीज़ तो समझ में आएगी कि मनी बिल तो किसको कहेंगे, जो आर्टिकल 1110 के अंतर्गत आता है। अगर फाइनेंस बिल की बात की जाए तो फाइनेंस बिल आपका 117, जो आपका आर्टिकल था 117 का भाग 1 और 117 का भाग 3 के अंतर्गत दोनों फाइनेंस बिल को रखा जाता है। अब आखिर देख लेते हैं दोनों के दोनों फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम हमारा फाइनेंस बिल फर्स्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से दी गई है, आइए देख लेते हैं। तो टीयर यदि इसको देखा जाए तो इसमें कहा गया है इट इज़ डील विद द आर्टिकल 117 पार्ट फर्स्ट, यानी कि 117 के फर्स्ट वाले भाग में इसको हम क्या देखते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेन नॉट ओनली एनी और ऑल मैटर मेंशन इन द मनी बिल बट आल्सो अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, यानी इसमें कहा गया है आपको कि इसके तहत में क्या होता है, न केवल धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल में उल्लेखित चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई है, बल्कि इसमें सामान्य कानून, जो सामान्य लॉ है, उनको भी इस आर्टिकल या इस फाइनेंस बिल के अंतर्गत रखा जाता। अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया इट इज़ सिमिलर टू मनी बिल, यानी कि ये वैसे तो मनी बिल के समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मतलब कि
क्यों होता मनी बिल के समान? क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति है, उसके रिकमेंडेशन पर क्या किया जाता है, इसको पेश किया जाता है और इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। और इसके पीछे क्या एक ऑब्लिगेशन दिया गया है कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम मनी बिल की तरह क्या कर सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, नॉट कि इसको राज्यसभा में। जबकि अदर जो सामान्य बिल होते हैं, जो साधारण विधेयक होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम, उनको राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन मनी बिल का क्या होता है, मस्ट होता है कि आपको लोकसभा में ही पेश करना होगा और वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे करना होगा। लेकिन ये मनी बिल है नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि इट इज ए नॉर्मल या जर्नल बिल या फिर मनी बिल। देन अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें दिया गया एन ऑल अदर आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस बिल इज ए ट्रेटेड एंड ए ऑर्डिनरी बिल, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसको अन्य पहलुओं में अगर जानने करते वित्त विधेयक को साधारण विधेयक के रूप में ही माना जाता है। यदि अदर लॉज के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये एक प्रकार से साधारण बिल ही होता है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज रखने के साथ में, यानी कि कुछ मनी बिल के साथ ये अपनी सिमिलरिटीज रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको हम लोकसभा में पेश करना जरूरी होता है। देन अगर बात की जाए तो इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड ऑफ अमेंडमेंट बाय राज्यसभा, और क्या कहा गया है, इसको राज्यसभा के द्वारा भी, क्योंकि जैसे मनी बिल को भी राज्यसभा क्या कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती, उसी प्रकार से आपके फाइनेंशियल बिल जो पार्ट 1 आर्टिकल 117 के पार्ट 1 के अंतर्गत आता है, उसको भी क्या रिजेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि वो उनके पास में सजेशन देने के अलावा या फिर उसको क्लेरिफाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं बता, यानी एज ए ओपिनियन तौर पे सिर्फ राज्यसभा में इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। देन इसमें बात की जाए इन केस ऑफ ए disagreement between the two house over such as a bill, the president can summon a joint sitting of the two house of resolve of the deadlock, यानी कि इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है आपके, तो इसमें बात की गई है आपकी कि जो आपका यदि इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इसको वापस भेज सकता है। जबकि मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल को इसमें वापस करने की राष्ट्रपति के पास भी अनुमति नहीं होती, यानी राष्ट्रपति भी क्या होता है, बाध्य होता है या फिर फोर्स होता है कि उसको मनी बिल पे क्या साइन करने ही पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर इसमें फाइनेंस बिल में देखा जाए, फाइनेंस बिल जो आपका भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 117 के भाग 1 में रखा गया है, उस बिल को क्या कर सकता है, वापस कर सकता है, क्योंकि कुछ ही सिमिलरिटीज ये मनी बिल की रखता है, बाकी क्या सामान्य बिल के अकॉर्डिंग ये कार्य करता। तो इसलिए ये सामान्य बिल के अकॉर्डिंग कार्य करने की वजह से इसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति वापस भी भेज सकता है इसमें सुधार के लिए। लेकिन देन वही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया व्हेन द बिल प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज कैन आइदर गिवन हिज एसेट टू बिल ऑफ withhold his asset to the will or return the will for रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस, यानी कि इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है आपके तो इसमें कहा गया है आपके कि जो राष्ट्रपति क्या होता है, अगर इस बिल से रिलेटेड कोई विवाद होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो क्या कर सकता है, दोनों सदनों की बैठक को क्या कर सकता है, बुला सकता है वो एक साथ में, ठीक है, यानी दोनों हाउसेज की मीटिंग करवा सकता है प्रेसिडेंट इस बिल के मामले में, लेकिन मनी बिल के मामले में नहीं करवा सकता, जो हम डिफरेंस में देखेंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि आखिर 117 के अंतर्गत जो फाइनेंस बिल को रखा जाता है उनकी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन नहीं है। आइए अब देख लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर, यानी कि जो फाइनेंस बिल हमारा सेकंड है, आखिर इसमें क्या क्या बातें की गई है, क्या क्या बातें नहीं की गई। तो डियर, जब हम इस फाइनेंस बिल की बात करते थे, इसमें कहा गया है इट इज डील विद द अंडर आर्टिकल 117 पार्ट 3, यानी कि इसको आर्टिकल 117 के भाग 3 के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए कंटेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपके भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो समेकित कोष है, उसको क्या किया जाएगा, उससे इसमें एक्सपेंड करने का भी इसको हक मिलता है। लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन इन आर्टिकल 1110, यानी कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है जो आर्टिकल 1110 के अंतर्गत
रखी गई हो, देन यानी कि इसको कुल मिला के हम मनी बिल नहीं कह सकते हैं, या मनी बिल से किसी प्रकार की सिमिलरिटीज भी नहीं रखता। देन अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें दिया गया सच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको पार्लियामेंट के किसी भी सदन में क्या किया जाता, पेश किया जाता, यानी इसको लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और इसको राज्यसभा में भी पेश किया है। इसमें किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं दिया गया, किसी प्रकार के मस्ट रूल नहीं लगा रखा है इसमें कि भाई इसको लोकसभा में ही पेश किया जाए। ठीक है डियर। देन अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया इट इज गवर्न्ड बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल, यानी कि यदि इसमें बात की जाए तो इसमें कौन सी बात की गई है, इसमें बात की गई है आपके कि इसको साधारण विधेयक की तरह यानी कि सामान्य बिल की तरह इसको क्या किया जाता है, पास किया जाएगा, और इसमें किसी प्रकार के प्रेसिडेंट की मतलब कि फोर्सफुली नहीं है प्रेसिडेंट इस पर कि साइन करे या ना करे, लेकिन इसको क्या पुनः विचार के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट कहाँ पे, वापस आपके लोअर हाउस में या फिर लोकसभा के अंदर। आई होप आपको दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी जो इसमें दी गई है, आखिर इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। मनी बिल और फाइनेंस बिल जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो दोनों के डिफरेंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। डेट इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम वैसे ही डिस्कस कर देते हैं इसमें आखिर क्या क्या बातें हैं। तो इसमें जब डिस्कशन की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। तो इसमें फर्स्ट चैम्बर है, उसमें आप के मनी बिल को रख लेते हैं हम। यदि इसमें डिफरेंस की बात की जाए, अगर इसमें विभेदन की बात की जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार से चीज़ें रखी गई हैं। एक तो होगा आपका कौन सा, मनी बिल होगा, दूसरा आपका होगा फाइनेंस बिल, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं हम आज के इस सेशन में। तो यदि इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें बताया गया है कि अगर इसको कैसे पास करवाया जा सकता है, तो इसमें बताया गया है कि आपके जो मनी बिल है, मनी बिल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर पारित किया जा सकता है आर्टिकल 109 के तहत। इसको क्या रखा गया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पारित करवा सकते हैं। लेकिन वहीं फाइनेंशियल बिल की बात करें तो फाइनेंस बिल में क्या किया गया है, इसके प्रोसीजर दिया गया है, इसका प्रोसीजर के रूप में दिया गया है कि आर्टिकल 117 के तहत क्या किया जा सकता है, इसको पेश किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में। इसको तो सिर्फ हम क्या करते हैं, लोकसभा में पेश कर सकते हैं। लेकिन वही बात किया जाए जो मनी बिल को अनुच्छेद आपके क्या दिया गया है, मनी बिल को आर्टिकल 1110 के अंतर्गत क्या किया गया है, 1110 आर्टिकल के अंतर्गत जो जो सब्जेक्ट रखे जाएंगे वो सब सब्जेक्ट या इशूज क्या होंगे, मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वहीं पे जो आर्टिकल 1110 के में क्या रखा गया कि 1110 में तो कुछ चीज़ें आ ही सकती है, लेकिन उसके अलावा भी क्या कुछ अलग से डिनोट किए गए हैं सब्जेक्ट्स, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। यानी इसमें सेपरेट चीज़ें आएंगी, इसमें 1110 के साथ में कुछ अदर लॉ भी इंक्लूड किया गया। वहीं अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं, यदि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है आपके, देख लेते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी क्या है। अगर इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारे रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो आपका मनी बिल होगा, मनी बिल का क्या होगा, विषय क्षेत्र की अपेक्षा सीमित होगा, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी जो आपका फाइनेंस बिल होगा वो क्या होगा, आपके मनी बिल नहीं हो सकता है, ये चीज़ बताएगी। लेकिन वहीं अगर फाइनेंस बिल की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, मनी बिल से एक तो बड़ा सब्जेक्ट रखता है, ज़्यादा चीज़ों के इंक्लूड करता है, और इसमें कुछ चीज़ें क्या होंगी आपके मनी बिल की तरह हो सकती है। यानी कि प्रत्येक आपका जो फाइनेंस बिल है क्या हो सकता है, मनी बिल हो सकता है। लेकिन सॉरी, इसमें उल्टा हो गया क्या, थोड़ा इसको बता देते हैं आपको। तो डियर इसमें कहा गया है आपका कि आर्टिकल 1110 के अंतर्गत आने वाली सारी चीज़ें तो मनी बिल होगी, लेकिन सारे मनी बिल क्या फाइनेंस बिल नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे मनी बिल क्या फाइनेंस बिल होंगे, ये जरूरी है। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कहा गया है आपके, तो डियर इसमें कहा गया है आपके, हम 4th नंबर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका मनी बिल होगा उसको क्या राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता। आपका कौन से में, राज्यसभा के अंदर पेश नहीं किया जा सकता आपके मनी बिल को, जबकि
फाइनेंस बिल में क्या होता है, 177 के पार्ट 3 को छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, मतलब सॉरी 117 के पार्ट 3 को छोड़कर सभी फाइनेंस बिल को क्या कर सकते हैं आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं। यानी इनका ऐसा कुछ मस्ट नहीं है कि लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसको लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हैं, जबकि मनी बिल को क्या होता है आपके राज्यसभा में पेश करना जरूरी होता है। लेकिन वहीं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कुछ लॉज दिए गए हैं जो क्या होता है कि इसमें राज्यसभा को मस्ट होता है मनी बिल को, यानी कि 14 डेज के अंदर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि राज्यसभा के अंदर मनी बिल के क्या कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है ना, 14 डेज के अंदर ही राज्यसभा को मनी बिल को क्या होता है पास करना होता है। अगर नहीं, यदि राज्यसभा इन कंडीशन 14 डेज के अंदर अगर मनी बिल को पास नहीं करती है तो उसको स्वतः पास मान लिया जाता है, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। लेकिन वही फाइनेंस बिल की बात करें तो इसमें दोनों के दोनों सदन को पास करना जरूरी होता है, यानी कि इसमें राज्यसभा की भी क्या होती है ओपिनियंस इसमें जाने जाते हैं आपके फाइनेंस बिल में, यानी कि दोनों की दोनों बिल की दोनों के दोनों सदन की क्या होती है इसमें ओपिनियन जरूरी होता है। लेकिन वहीं अगर इसमें बात की जाए मनी बिल की तो मनी बिल को 14 डेज के अंदर पास करना जरूरी होता है, नहीं हो तो उसको स्वतः ही पास मान लिया जाता। देन अगर उसमें बात करते हैं इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की आपकी, तो इसमें दिया गया है कि जो आपका मनी बिल होगा वो राष्ट्रपति की क्या होगा सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाए, यानी हमको क्या करना होगा, जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट से क्या होगा हमको अनुमति लेनी होती है मनी बिल को पास करने के लिए। लेकिन वहीं इसमें बात की जाए फाइनेंस बिल की तो 117 के पार्ट 3 को छोड़कर बाकी बिल में अनुमति क्या होता है आवश्यक नहीं होती है प्रेसिडेंट की। लेकिन उसके अलावा जो भी फाइनेंस बिल होंगे उसमें क्या होता है, मतलब 113 को छोड़कर बाकी जो बिल होंगे उनमें क्या होता है प्रेसिडेंट की सिफारिश या फिर प्रेसिडेंट की हमको क्या होता है अनुमति आवश्यक होती है। देन अगर उसी प्रकार से हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आपका मनी बिल होगा वो मनी बिल क्या होगा, इसमें मनी बिल से रिलेटेड क्या होता है कि दोनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती, यानी कि दोनों के अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाती है राज्यसभा लोकसभा के बीच में तो मनी बिल से रिलेटेड प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि दोनों की संयुक्त बैठक या कमांड बैठक नहीं बुला सकता, यानी दोनों सभाओं को आयोजित नहीं करवा सकता प्रेसिडेंट मनी बिल के संदर्भ में। लेकिन वहीं फाइनेंस बिल की बात करें तो संयुक्त बैठक बुला सकता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगर देन उसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कहा गया कि जो आपका मनी बिल होगा मनी बिल में क्या कर सकता है पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता कौन प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा इसको रिफंड नहीं किया जा सकता है इस पर कि भाई इसमें कोई सुधार किया जाए या नहीं किया, इसमें कोई बात गलत की गई है नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कह सकता, यानी कि वो क्या कर सकता वो चुपचाप अपने साइन कर देगा। लेकिन वहीं अगर फाइनेंस बिल की बात की जाए तो फाइनेंस बिल में क्या होता है इसको पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आई होप आपको तमाम बातें हैं जो मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में डिफरेंस था वो समझ में आई होगी, यहाँ से तमाम क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको फाइनेंस बिल से रिलेटेड डिफरेंस और फाइनेंस बिल क्या होता है और इसको कैसे पास किया जाए, इसकी क्या क्या विधिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये सभी तमाम बातें आपको समझ में आई होगी, इनसे रिलेटेड क्लैरिटी भी आपके माइंड में जनरेट हुई होगी। अब देख लेते हैं इसको रेफरेंस में आखिर प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इसका, उस पर बात कर लेते हैं। तो जब इसके प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं इसमें तो आपके दिया गया है डियर इसमें प्रेजेंट सिनेरियो के रूप में, यदि डियर इसके रेफरेंस की बात करते हैं इसके प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है इसमें दिया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड फ्यू चेंजेस हैव बीन मेड लार्जली बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इजी कॉम्प्लायंस वार्न, यानी कि इसमें क्या कहा गया है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव के साथ में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आपके जो व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं उनमें क्या किया बदलाव किया गया और उन्हें बूस्ट अप करने की बात की गई, उन्हें बढ़ावा देने की बात की गई है और उनके जो अनुपालन थे यानी कि जो उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस थे उनमें भी क्या की गई है डील दी गई है या फिर उनको फ्लेक्सिबल बनाया गया। देन अगर उसी प्रकार से बात करें इस फाइनेंस बिल की तो इसमें क्या गया एज पर द बिल नो चेंज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स, और इस फाइनेंस बिल के तहत किसी प्रकार के टैक्स जो इनकम टैक्स है आपके उनके टैक्सेशन में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया।
लेकिन देयर इज ए रेफर टू सीनियर सिटीजन ये, लेकिन अगर एक एक्सेप्शनल केस में देखा जाए तो सीनियर सिटीजन के लिए जो 75 ईयर ओल्ड है या इससे अबोव हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि हु विल नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन केस ऑफ इनकम ओनली फ्रॉम पेंशन और इंटरेस्ट। यानी इसमें कहा गया कि इस बिल के अनुसार आयकर की दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो 75 ईयर से अबोव जो पर्सन है उन नागरिकों को क्या कहा गया है, उनको कहा गया कि केवल जो उनके इंट्रेंस होगा, जो उनके ब्याज की आय होगी, उन मामलों से लेकर ही आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बात की गई। यानी कि जो इंट्रेंस से रिलेटेड चीज़ें होगी उनसे रिलेटेड ही इनकम टैक्स 75 ईयर ओल्ड पर्सन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अन्यथा यदि नहीं है, जो मतलब कि आपका इंट्रेंस नहीं है 75 ईयर ओल्ड पर्सन का, तो वो इनकम टैक्स में उनको छूट प्रदान की गई है। वहीं अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन शैल कैश टू operate with effect from 1st February 2021. This mean all communication between the ट्रिब्यूनल एंड एप्लीकेंट। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें बात की गई है आपके कुल मिला के बात की गई है कि जो अब तक कार्य किया जाता था हार्ड कॉपी के माध्यम से या पेन कॉपी या कागज़ पेपर से, तो उनमें चेंजेज किए जाएंगे और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपके सेक्शन 225 के तहत इन सभी चीज़ों को इसमें चेंज करने की बात की गई है। और ये चेंजेज किसके लिए, नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए चेंजेज किए जाने। अगर देन वही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें आपके कहा गया है एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन द अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है, पार्टी टू द अपील इन कोर्ट ऑफ अपीलेट प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजी फेसिबल। यानी कि जो आपका अपीली ट्रिब्यूनल है और पार्टीज हैं, यानी कि जो भी पार्टीज होती है जो टैक्सेस वगैरह प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट को, तो उनके बीच में अगर इंटरफेस हटा दिया जाए या फिर कुछ समस्याएं जनरेट हो जाए तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस स्थिति में आपके आर्टिकल 245 की बात की गई, उसके तहत में क्या कर सकते हैं ये लोग, अपील कर सकते हैं इस अपील कोर्ट के अंदर, यानी कि अपनी समस्याओं को बता सकते हैं डायरेक्ट। और इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। आखिर वो क्राइटेरिया क्या है उसको देख लेते हैं। उस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है आपके, यानी कि इसमें कहा गया जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है आपके आरटीआई जो एक्ट है 2005 का, उसके तहत में एक सेक्शन रखा गया 245। उसके तहत क्या किया गया है, एक अपीलिएट कोर्ट बनाया जाएगा, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। उसमें अगर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई समस्या आती है टैक्स पेयर्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, उस कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो आपके जो कोर्ट होगा वो किसके तहत बनाया गया, वो आपके आरटीआई एक्ट 2005 के तहत उसको बनाएगा। और उसमें बात की गई है आपके कि यानी कि इसमें रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें बात की गई है कि इस जो ये आपका ट्रिब्यूनल होगा उसको इतनी पावर प्रोवाइड करवाई गई है कि वो कुछ चीज़ों को माफ़ भी कर सकता है और कुछ को क्या कर सकता है, कुछ पे दंड भी दे सकता है या पनिश भी कर सकता है लोग। जैसे कि कई लोग होते हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं या फिर अनलीगल रूप से अपने टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है, उनके लिए पनिशमेंट भी किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो जिनकी साख अच्छी बनी हुई है और जो टाइम टू टाइम अपना टैक्स पे करते हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, उनको कुछ छूट भी दी जा सकती है इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से। ठीक है डियर, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। अगर दैट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है आपके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में, एनीवन विद अ टैक्सेबल इनकम अप टू 15 lakhs एंड डिस्प्यूटेड इनकम टू Rs 10 lakhs शैल बी एलिजिबल टू अप्रूव द कमेटी। यानी कि कमेटी
जो आपका क्राइटेरिया डिसाइड किया गया रुपए का, यानी कि जो विवाद की समस्या होगी, यानी कि उसकी इनकम या उसका टर्नओवर 15 लाख के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें विवाद की स्थिति की बात की जाए, अगर उसमें समस्या की बात की जाए, तो कम से कम 10 लाख के अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए, इसमें 15 लाख और 10 लाख का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो एग्जम्पशन ऑफ ऑडिट की बात की गई। अब ये क्या होता है सर ऑडिट, तो पहले ऑडिट को ही जान लेते हैं हम, ऑडिट क्या होती है। तो जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट में कहा गया आपको, ऑडिट उसको बोलते हैं कि इसमें जो आपका एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी या उस बॉडी से रिलेटेड जो भी पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे हैं, आपका रिव्यू करेंगे, आपके अकाउंट्स का रिव्यू करेंगे चीज़ों का, या फिर उनका परीक्षण करेंगे, उनका निरीक्षण किया जाएगा। इनका क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, वित्तीय विवरण जो भी आपके फाइनेंशियल एनालिसिस है उनका सटीकता से पता लगाया जा सके, यानी उनका एग्जैक्ट चीज़ों का पता लगाया जा सके, यानी कोई अनलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। इन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत बात की गई है। और इसमें भी क्राइटेरिया 5 करोड़ रुपीज़ 2021 के लिए डिसाइड किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो सेक्शन 44AB के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जो आपके IT एक्ट के अंतर्गत आता है। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में रखा गया आपके है क्लॉज आर्टिकल 166, यानी कि आपका जो क्लॉज 166 है उसके अंडर द विल प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, यानी कि इसमें किस चीज़ की बात की गई, इसमें आपके बात की गई है कि जो आपका जो बिल है उसमें आपका सेक्शन या फिर क्लॉज 116 है, इसमें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात की गई, उसमें शुरू करने की बात की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और उसमें सेस लगाने की बात की गई है। और सेस की कितनी बात की गई, 2.5 तो लगाया जाएगा आपका पेट्रोल के ऊपर, और वहीं बात की जाए तो 4% लगाया जाएगा आपके डीजल के ऊपर। अब ये सेस क्या होता है सर, अब कई सारे नए स्टूडेंट होंगे उनको सेस के बारे में पता नहीं होता। तो डियर सेस हम उन चीज़ों को बोलते हैं जैसे कि अगर कोई वस्तु है आपकी, जैसे कि आप 1 लीटर दूध बेचते हैं, अगर उस पर जो टैक्स पे किया जाता है आपको, तो टैक्स के ऊपर भी कभी काफ़ी बार क्या होता है, गवर्नमेंट घाटे की स्थिति में चल रही होती है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या होती है, इस टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगा दे देती है। तो जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है तो उसी को हम सेस के रूप में जानते हैं, यानी कि डुअल टैक्स के रूप में जान सकते हैं, या टैक्स के ऊपर टैक्स के रूप में जिस चीज़ को जानते हैं उसको हम सेस कहते हैं। आई होप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आई होगी और इससे रिलेटेड क्लियरिटी भी आपके माइंड में जनरेट होगी। आई होप आपकी आज की क्लास आपको भली भांति रूप से समझ में आई होगी। तो डियर आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। जितने भी तमाम बातें थी फाइनेंस बिल से रिलेटेड वो सभी बातें हम आज की क्लास में कर चुके हैं। इसका प्रेजेंट सिनेरियो देखा हमने, देन इसके फाइनेंस बिल क्या होता है इसको देखने की कोशिश की, इसके ये एक्ट है या फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड क्या है इसको देखने की हमने इस आज की क्लास में कोशिश की। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो मनी बिल और फाइनेंस बिल के डिफरेंस की बात की, जो इस क्लास से रिलेटेड तमाम चीज़ें थी वो सभी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आपको समझ में भी आई होगी आई होप। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो डियर इससे रिलेटेड जितने भी PDF है आपको द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। जय हिंद जय भारत।